डॉक्टर अवधेश पांडे का स्वागत करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अवधेश पांडे से सीख करके और एक जनजागरण, हम तो पहले उन्हीं लोगों के मुरीद थे, लेकिन जब इनकी बात मैंने सुनी और ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने महसूस किया ये मेडिसिन जो है रोग को रोकता जरूर है लेकिन कई रोगों को पैदा करता है शरीर, और इसलिए इन्होंने इस पर शोध किया, प्रयोग किया, और प्रयोग में यह इन्होंने पाया कि बिना दवा के हम ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मिरेकल इन्होंने अपने जीवन में किया है। यह संकल्प कोई जुनूनी आदमी ही कर सकता है, और अल्टरनेटिव थेरेपी से लोगों को स्वस्थ रखने का एक, तो इस अभियान में क्रमिक तरीके से हम लोग सहयोगी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, WHO कॉम्प्रोमाइज था, और इसीलिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो ये तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब पढ़ करके डॉक्टर हुए, हम लोग तो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी बातों से समझ में आया, इन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम हवा लेते हैं। अब बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हवा हम लेते हैं, और हवा के लेने से जब हम हवा लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, या 30% जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उससे इंटरसेप्ट करके निकाल करके बॉडी को देता है, जो हमारे सिस्टम को एनर्जाइज करता है और ब्लड सेल्स को पहुंचाता है। तो यह भी इन्होंने कहा, ये आप लोगों को भी भूलना चाहिए, इन चीजों को गलत पढ़ लिए हैं और महसूस भी किया। अब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो मनुष्य के लिए खतरनाक था, खूब धड़ल्ले से पटना में लोगों को दिया गया, तो बचना कहाँ था। हमने कई बार मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन मीडिया भी कंप्रोमाइज थी, कहने में हमें कोई ये संकोच नहीं है कि हम लोगों ने जितनी बात कही, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, यूट्यूबर हैं, यही लोग हमारी बात चलाए और ये मांस तक नहीं गया, क्योंकि उस समय हजारों लोगों को इन्हीं लोगों की बात को समझ करके हमने हॉस्पिटल जाने से रोका। यहाँ एक आदमी बैठे हुए हैं जो कहे कि रेमडेसिविर दिला दीजिएगा तो बच जाएंगे, वो हमारे टीचर भी थे। हमने पप्पू यादव जी को फोन किया, उन्होंने कहा हमने मंगाया है, तो खैर उन्होंने फ्री रेमडेसिविर 3 उपलब्ध कराया और तीनों लोगों का डेथ हो गया। ये सब अनलर्न करने की जरूरत थी, लेकिन बेचैनी लोगों का, उनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आप कहीं से इंतजाम कराइए, जो 800 की दवा 1-1 लाख में पटना में बिका है, कोई माई बाप नहीं बचाने वाला। कि आखिर ये यूरोप में जो बैंड मेडिसिन है, ये यहाँ कैसे चल रहा है। तो हम निमोनिया के पेशेंट थे, सब दवा छोड़ दिया, इन्हीं लोगों की संगत से हमने ये शुगर का दवा छोड़ दिया, बीपी का दवा छोड़ दिया, और थोड़ा बहुत जो है सो अब तो इनके पूरे संगत में हैं, तो एकदम ठीक हो जाएंगे। हमारे 14 में मैं एडमिट हुआ था, यही एडमिट कराने वाले थे, स्टेशन से ले गए, और एम्स में मेरी बेटी भी डॉक्टर है, IGIMS में, मेरे दामाद भी न्यूरो सर्जन हैं, वो मेदांता में हैं। तो इन लोगों ने फोर्स करके मुझे आईसीयू में नहीं जाने दिया, उसमें इनकी भी भूमिका है।
प्राइम मिनिस्टर को भी पता हो गया था कि हम मरने वाले हैं, इसलिए इसलिए राजनाथ सिंह आकर के 3 घंटा एम्स में बैठे रहे। सबको पता था कि अब नहीं बचे, 10% लंग्स फंक्शन करता था, लेकिन मेरी बेटी मुझे आईसीयू में नहीं जाने दी। कि जो देखेंगे हम लोग देखेंगे, अपने मेथड से जो ऑक्सीजन ये इनहेल करेंगे उसी में सपोर्ट हम लोग करेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। बहुत लोग झंझट भी किए लेकिन वो बच गए। अब ये स्थिति है कि मैं एक दवा निमोनिया के लिए नहीं खाता, एक दवा नहीं खाता हूँ। पांडे जी इन चीज़ों का जो कभी अब घट भी आएगा तो हम समझते हैं कि हॉस्पिटल में तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं कृतज्ञ हूँ डॉक्टर पांडे का कि हमारा जो मिशन है कि गरीब लोग जो कैंसर से मर रहा है, जो इतना इतना दवा शुगर का खा रहा है, जो कई तरह की बीमारियों को झेल रहा है और उस पर दवा का बोझ, और बोझ सहन करने लायक नहीं है, फिर भी वो बोझ सहन करता है। तो ये सबसे बड़ी गुलामी आज के आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गुलामी जो है ये स्वास्थ्य, और खासकर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो यह सबसे बड़ा खतरनाक इशू है। इसलिए हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करते रहें, और मैं संतुष्ट अपने जीवन से तभी होऊंगा जब गरीबों को, अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बड़ी भारी भरकम बिल देना पड़ता है, जांच में लाखों रुपया लग जाता है। जिस एम्स दिल्ली में 5 रुपया में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद निश्चिंत हो जाते थे और सारी चीजें, अब वहां भी ये मीडिया के लोगों को जरा बैठाइए, अभिराम बैठाइए, आपके बगल में खड़े, क्योंकि हम लोगों की बात और लोग नहीं पहुंचा सकते। इन लोगों ने इस सभा में उपस्थित मेरे ससुर जी आए हुए हैं, जिनका प्रोस्टेट ऑपरेशन हुआ है ऑन्कोलॉजी एम्स। डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट किए, तो आईएससी का टेस्ट आने वाला है। आईएससी टेस्ट में टाइम लगता है, 6 तारीख को दिए थे, अभी तक आया नहीं है, और इनकी स्थिति भी प्रतिदिन बिगड़ रही है। पेशेंट आपके सामने है श्रीमान, इनको देखते हुए आप यह श्योर तरीके से बताएं कि इनका ट्रीटमेंट आपके यहाँ हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर होता है। आपके द्वारा हम अभी सुने हैं कि 26% जो है क्योर हुए हैं, तो मेरी अनेकों प्रकार के पेशेंट होंगे जिनका अलग अलग तरीके से कैंसर से पीड़ित होंगे। इनके टेस्ट में लिम्फोमा आया है, और लिम्फोमा के बाद आईएससी टेस्ट के लिए गया है, और वो अभी तक आया नहीं है। तो आप इनको देखकर पता लगा सकते हैं कि ये क्योर होंगे या नहीं। गुड, थैंक यू वेरी मच। आपके इस प्रश्न के मारे बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा जो आंसर हो जाएगा, इसीलिए बैठ जाइए। क्वेश्चन एंड आंसर्स इसीलिए ज़रूरी है। बहुत अच्छा किया कि आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा। नंबर 1, कैंसर को मारने की जो स्थिति है, कैंसर एक टेररिस्ट सेल है, टेररिस्ट है वो, क्योंकि बॉडी की किसी भी चीज़ का कोई, ये बॉडी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है, डिसिप्लिन से चलती है। उस डिसिप्लिन में वृद्धि लाता है योग, अवृद्धि लाता है भोग, और गलत लाइफस्टाइल्स उसको और नीचा करते हैं। उसमें वृद्धि लाता है योग उस डिसिप्लिन में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल है, जो एक टेररिस्ट सेल है, ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम से मरता नहीं है। इम्यून सिस्टम सर्विलांस में घूमती है, ये डक कर जाता है। इसलिए नॉर्मल इम्यून सिस्टम को एनहांस करना पड़ता है, तब जाके कैंसर को वो पकड़ पाता है।
क्योंकि नॉर्मली टेररिस्ट इतना तेज़ होता है कि पुलिस पकड़ नहीं पाती है, और पकड़ती है तो क्या करती है, उसको मार देती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ काउंटर क्वेश्चन कि टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म हो गया क्या? मैं जानना चाहता हूँ। टेररिज्म के फिलॉसफी पे अटैक जब तक आप नहीं करेंगे टेररिज्म नहीं खत्म होगा। टेररिस्ट को मारेंगे फिर आएगा। सर्जरी क्या है? काट के निकाल दो। रेडियोथेरेपी क्या है? जला दो। कीमोथेरेपी क्या है? पॉइजन कर दो। ये मारने के तरीके हैं। पहले समझ जाइए, फिलॉसफी पे वार करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं तब से समझा रहा था कि फिलॉसफी क्या है। खैर, प्रोस्टेट आपको मालूम है मूलाधार चक्र है। यही मूलाधार चक्र है। एनाटॉमिकली एग्जैक्टली वहीं पे है जहां पर मूलाधार चक्र होना चाहिए। ये आपका मूल आधार है। कुछ तो मूल आधार पे घात हुआ होगा। 96 में, विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू द पॉलिटिशियंस, नरसिम्हा राव ने बड़ा अच्छा किया था कि इकोनॉमी खोल दिया था, बड़ा अच्छा काम किया था। प्रॉब्लम क्या हुआ उसके बाद कि हमने इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल वाले टॉयलेट्स को हटा हटा के ब्रिटिश टॉयलेट लगा दिया। अब हम चूका मुका बैठ भी नहीं पाते हैं। हम हर कुछ चेयर पे बैठते, आइए पहले चटाई पे बैठ के खाना खा लेते थे, अब डाइनिंग टेबल आ गया हमारे घर पे। हम तो मॉडर्न हो गए ना। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये एवोल्यूशन है कि डेवोल्यूशन है? 96 के पहले भारत में प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स अननोन थे। आज हर तीसरे आदमी को, चौथे आदमी को प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत करना छोड़ दिया है। आज भी आप अगर चूका मुका बैठना शुरू हो जाएंगे मेरी इस बात को सुनने के बाद, और उसमें बैठ के 5 मिनट पानी पिएंगे, तो आप देखेंगे कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा। मुस्लिम लोगों में बिल्कुल नहीं, मुस्लिम्स को कैंसर प्रोस्टेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार बैठते हैं, उठते हैं। ये जो 5 बार के नमाजी हैं, आप अगर ठीक से देखें, ये सभी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बनाई गई हैं, सभी चीज़ें। इसलिए उसको ठीक से फॉलो करें। उसमें जैसे ही हमने आराम की स्थिति में हम आए, प्रोस्टेट बढ़ने से लेके, इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, प्रोस्टेटाइटिस से लेके प्रोस्टेट कैंसर तक सब कुछ होने लगा। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश हो गए ना। तो हम तो ना ठीक से भारतीय रह पाए, ना ठीक से इंग्लिश हो पाए। हम बीच में ही रह गए और बीमारियों से घिरते चले गए। ये तो उसका पक्ष बताया मैंने कि कैंसर प्रोस्टेट क्यों है, क्योंकि ये लार्जर लोगों के बेनिफिट के लिए। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, कि आप देखिए, आप ये देख के बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। इसमें इनके कई टेस्ट हुए होंगे, कई इन्वेस्टिगेशंस हुए होंगे। हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर सुमन लाल को ज़रूर मिल लें इसके बाद, डॉक्टर सुमन लाल, हाँ, और उनसे एक अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें। हमें पूरा का पूरा इनके पेपर्स देखने पड़ेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। और हम जो भी आंसर करेंगे वो बहुत गंभीर आंसर होगा। मतलब इट विल नॉट बी अ वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ आंसर, हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, नहीं। हम थोड़े गंभीर लोग हैं, थोड़ी गंभीरता से बात करते हैं। तो हम एक बार वो देखने के बाद आपको ज़रूर बता पाएंगे कि ये किस स्थिति में है, हमारा योगदान क्या होगा, हम कितना हेल्प कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें हम आपको तब बताएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर सुमन लाल को मिल लें और एक अपॉइंटमेंट ज़रूर फिक्सअप कर लें, क्योंकि अपना 24 घंटे का वो बिल्कुल निर्धारित है। 24 घंटे में क्या करना है। कई बार तो मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों में कि 2-2, 3-3 बजे रात को वो कंप्लीट होगा, फिर 5 बजे से शुरू होगा। तो वो कई चीज़ें हैं, उसमें फिक्सअप करना पड़ेगा। बट वी विल डेफिनेटली टेक यू अप सिंस यू हैव कम हियर। और डॉक्टर अरुण साहब ने ये मुझे बताया भी था। सो वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दीज पीपल हु हैव कम हियर। आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें, ताकि हम देख के आपके प्रश्न को आंसर कर पाएँ। जी, एनीथिंग एल्स? जी बोलिए।
मुझे याद नहीं है मैं कब से 5 बजे सुबह से उठा हूँ और 9:30-10 बजे मैं सो जाता हूँ। शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खाना चाहिए। मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा, कोच रहा, अभी भी 5 किलोमीटर में दौड़ता हूँ, सारा एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं डायबिटिक पेशेंट हो गया, ये मुझे समझ नहीं आया। तो पहली बात तो जीव और जवान दोनों को मुझे बहुत कम हो रहा है। बैठिए। बहुत अच्छा आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों का प्रश्न इससे आंसर होगा। एक और 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं प्लैनेट अर्थ पे, 8.7 मिलियन, है ना? आप उनमें से एक हैं। 8.7 मिलियन है, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। इंसानी साइंस को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मैं आपको बताऊं। डोंट गेट कैरिड अवे कि नहीं इंसान को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ नहीं पता है इंसान को। अगर बहुत कुछ पता होता तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जीज नहीं बोलते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4% ही हमें पता है, 96% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, राइट? हमें नहीं पता है, तो इसलिए बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है। बहरहाल 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। एक स्पीशी और दिखा दीजिए जो अपना खाना पका के खाता हो। आपने हिरन को लास्ट टाइम पालक पनीर बनाते हुए कब देखा था? कब देखा था? हिरन या शेर ने कभी रोटी बनाई हो या चिकन को फ्राई किया हो, कभी देखा था? आप 65 साल में आज तक कुछ भी आपने नेचुरल नहीं खाया, तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आपने कितनी बार ऐसा हुआ कि व्रत किया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने आज स्प्राउट्स खा के रह गए, आज मैं बिल्कुल ही कुछ भी नहीं खाऊंगा, आज सिर्फ पानी पे रहूँगा, आज सिर्फ हल्दी पानी पे रहूँगा, बॉडी को रेस्ट दूंगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आश्चर्य मत करिए कि आपको डायबिटीज़, क्योंकि आप जो कम सोच रहे हैं, आदमी कम बोल बोल के बहुत ज़्यादा खाता है, हो सकता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए डायबिटीज़। और डायबिटीज़ जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, ये जीन्स को ब्लेम करना बंद करिए। ग्रेटफुल रहिए अपने माँ बाप का कि आपको पैदा किया। बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स कि आप यहाँ पे हैं, उनके चलते आपको बीमारी। जैसे ही पेशेंट को पूछो आपको डायबिटीज़ है, इमीडिएटली वो अपना ब्लेम ट्रांसफ़र करता है अपने पेरेंट्स को। मैं तो फैमिली में है जी, मतलब मैं तो एक निरीह प्राणी ऐसे चल रहा था, इस खानदान में पैदा हो गया यार, क्या करूँ यार। ये आपको अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दवा खरीदते हैं तो वो कंपनी बाउंड है आपको ठीक करने के लिए। आप ठीक नहीं होते हैं तो आप ही पे ठीकरा फोड़ती है कि बॉस प्रॉब्लम रैनबैक्सी में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, आपके जीन में प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है। हमारी तरफ तो देखो मत, हमारी तो तुम दवा लेते जाओ और अपने फैमिली को ब्लेम करते जाओ। डायबिटीज़ जुबान पे नहीं लगाम की डिजीज़ है, और जो आप भोजन कर रहे हैं वो भोजन के साथ साथ अगर दूसरा भोजन भी करते, दूसरा भोजन में आइए मतलब योगिक टर्म्स में आहार और प्रत्याहार होता है, क्योंकि योग में, अष्टांग योग में, जो जिन लोगों को योग पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरण ध्यान समाधि, ये योग है। इसमें प्रत्याहार एक आया था। प्रत्याहार मतलब उल्टा आहार का ठीक उल्टे को प्रत्याहार कहते हैं। अंदर से आहार लेना। और आहार सिर्फ भोजन नहीं है, आहार आँखों से भी लेते हैं आप, आहार कान से भी लेते हैं आप, आहार स्मेल से भी लेते हैं, आहार टेस्ट से भी लेते हैं, आहार टच से भी लेते हैं आप। सभी आहारों की बात हो रही है। इन सभी में से किसी
कोई भी आहार अगर सही नहीं है तो डायबिटीज़ संभव है। इसीलिए किसी भी डिजीज़ का दैविक आध्यात्मिक स्वरूप देखना बहुत ज़रूरी है, नंबर 2। नंबर 3, आप आज से ही अपनी दवा बंद करके, क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ, दवा बंद करके 50% अपना खाना, एक तो 2 जून भोजन पे आ जाइए, 8 घंटे का गैप दीजिए, बिकॉज डायबिटीज़, पहली बात तो ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि ब्लड शुगर डिजीज है डायबिटीज? सबको लगता है, डॉक्टर ने वही बोला। डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। ब्लड शुगर इफेक्ट है, डायबिटीज का कॉज नहीं है। हम दवा लेके ब्लड शुगर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहेंगे, डायबिटीज ठीक नहीं होगा, क्योंकि कॉज को आपने छोड़ दिया। डायबिटीज का कॉज हाइपर इंसुलिनीमिया है, इंसुलिन का ज़्यादा होना। आपकी शरीर में इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है। इंसुलिन कहाँ से आया? आप जब भी कुछ खाएंगे इंसुलिन सिक्रीट होगा। आपको हर आधे घंटे पे कुछ खाना है, खाइए ना, खाइए, आपको शुगर होगा ही, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए जुबान पे लगाम, इसीलिए 2 जून भोजन, इसीलिए 2 भोजन के बीच में 7.5 घंटे का गैप, क्योंकि इंसुलिन को मेटाबोलाइज दवा नहीं कर सकती है, ये बॉडी कर सकती है, उसको आपको 7.5 घंटे का मौका देना पड़ेगा। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आजकल वेस्टर्नर्स भी बात करने लगे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो हेल्थ ठीक रहता है। इंसुलिन को आपको नीचे करना पड़ेगा, हीलिंग अगर चाहिए तो। इसलिए इन सब बातों में आप देख लें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल, और हम चाहेंगे, और हमें आई एम स्टिल इंट्रीग्ड with what you just said. You have been, your life has been like that. You have been a health coach. So what I would request you is, आप एक बार डॉक्टर सुमन जी से मिलके, आप उनको एक अपॉइंटमेंट लेके, मैं आपको देखना चाहूँगा। I would like to see you and I would like to make you disease free completely. डायबिटीज़ का तो हम एक कैंप कर रहे हैं 2 से लेके 5 तारीख तक, तो उसमें तो जितने भी लोग आएंगे, हमारा वादा है that they will be diabetes free. धरती पर भगवान बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, बिंबिसार, बिंदुसार की इस पवित्र धरती पर सर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। आप देश खंडे सर, अब हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने विलक्षण प्रतिभा के धनी और हमारे बिहार के भविष्य डॉक्टर अरुण बाबू का, कि जिनके वजह से आप सर यहाँ हैं, उनका भी लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं सर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो देश है सर, शुगर का कैपिटल कहा जाने लगा है, और एक बहुत बड़ी आबादी पीड़ित होने जा रही है सर, और हो चुकी है। और इतना खराब बीमारी है, शुगर को साइलेंट किलर कहते हैं। और यहाँ लगभग जो लोग आए हैं सर, हम लोग भी शुगर, क्योंकि भारत गांव का देश है, 6.5 लाख गांव भारत में है, तो हम लोग भी ग्रामीण इलाके से आए। गाँव शहर को कौन कहे, गांव में भी शुगर बहुत बड़ा पैर पसारने लगा है। हफ्ते में 1-2 दिन चीटिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोज़ चीटिंग और एक्सपेक्ट करना कि अपना हेल्थ भी ठीक रहेगा, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। तो आपको अगर सबसे पहले तो कोई मुझे बोल रहा था कि रिटायर्ड है, कर्म के सिद्धांत से ये बात बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ऊपर वाले को बोल रहे हैं कि मेरा तो काम हो गया बॉस, मेरे को क्यों रखे हो यहाँ पे। अभी मैंने आपको कॉस्मोस की पावर दिखाई, तो पहली बात तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि आप रिटायर्ड हैं, बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि काम रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होता है। वो काम ढूंढिए और करना शुरू करिए। 140 साल की ज़िंदगी का नुस्खा बता रहा हूँ आपको। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा सारा काम हो गया, उस दिन आप ऊपर वाले को बोल रहे हैं कि बॉस मेरा तो काम हो गया यार, मुझे क्यों रखा है यार। काम ढूंढिए और काम करिए,
कर्म प्रधान देश में हैं हम। हमें ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये योग भूमि भारत है, बाकी दुनिया में भोग भूमियाँ हैं। योगी और भोगी में फ़र्क ये है कि योगी शरीर में देश ढूंढता है और भोगी देश में शरीर। ये एक गहरी बात थी, आपको धीरे से समझ में आएगी। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपको बाद में समझ आएगी मैंने क्या बोला। अभी रिपीट करता हूँ, योगी शरीर में देश ढूंढता है और भोगी देश में शरीर। जी सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार। अभी मेरा को आमंत्रित यहाँ जो किए हैं, आपका बहुत सम्मान होना चाहिए। सर, हमारे एक भाई हैं, उनको अभी हाल फिलहाल में 66% कैंसर बताया गया है और लीवर में है थोड़ा और गॉल ब्लैडर में है। और 3 साल पहले बाईपास सर्जरी भी हुआ है। अभी हम कैंसर बनारस से आयुर्वेदिक दिखा रहे हैं, वो फिर आपसे मिलना चाह रहे हैं उनसे। अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। जरूर। मैं ज़रा देखना चाहूँगा कि इनकी क्या स्थिति है। डॉक्टर सुमन है यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर सुमन से आप नंबर भी ले लें और रक्षित वहाँ पे खड़े हैं, उनको भी आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि आपको कांटेक्ट किया जाएगा। हम 2 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ पर, अगर मान लीजिए अभी अगर कांटेक्ट, क्योंकि बहुत लोग कांटेक्ट करने का ट्राई करेंगे, हो सकता है मान लीजिए आपका अगर कांटेक्ट ना भी हो पाया तो सहयोग हॉस्पिटल के सामने वंदना इन कैफ़े है, वहीं पर ये कैंप रखा जा रहा है। आप वहाँ भी आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और हम आपको देखेंगे ज़रूर, आपको एक राय देंगे और उस पर आप चलते रहिए, चीज़ें ठीक होंगी। जो आपने बताया, मैं इतना तो ज़रूर बता सकता हूँ कि उनको डायबिटीज़ था क्या? हाँ, डायबिटीज़ था। हाँ, क्योंकि जो आपने बताया कि पहले हार्ट डिजीज़ हुआ, फिर कैंसर हुआ। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से तो बच गए, क्योंकि कैंसर से नहीं बचेंगे। डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी है, जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हमें लगेगा कि मेटफॉर्मिन ही तो लेना है यार। अभी एक सज्जन जो पूछ रहे थे, वो सारा कुछ सुनने के बाद उन्होंने मुझसे लास्ट में यही पूछा कि दवा कौन सी अच्छी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दवा का रास्ता क्योर का रास्ता नहीं है। अगर मुझे पता भी है तो मैं आपको दूसरे रास्ते नहीं लगाऊंगा, मैं आपको क्योर करूँगा। अगर इफ़ इट कम्स टू मी, मैं आपको दवा के रास्ते नहीं लगाऊंगा, मैं आपको क्योर के रास्ते लगाऊंगा ताकि आपको फिर वापस बीमारी ही ना हो। इम्यूनिटी आपके शरीर को चलाती है। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 3 साल पहले, या जो डॉक्टर्स सुन रहे हैं उनको भी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अभी 3 साल पहले एक नया सिस्टम का पता चला है बॉडी में, उसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक का आपने नाम सुना होगा, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ग्लिम्फेटिक सिस्टम ये है कि आपका थॉट प्रोसेस आपके इम्यूनिटी को लोअर या हाई करता है, ये थॉट प्रोसेस से चलता है, ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम से पता चला है। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट इम्यूनिटी अगर बूस्ट करना है, बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे इज़ फास्टिंग। फास्टिंग और उपवास 2 ही तरह के होते हैं, कोई कंफ्यूजन में ना रहिएगा। सज्जला, निर्जला, बस यही 2, बाकी सब टाइम पास है कि हम तो आज फ्रूट पे हैं जी, तो आप फास्ट पे नहीं हैं, आप फ्रूट पे हैं, आप फास्ट पे नहीं। सज्जला, निर्जला, बस यही 2 फास्टिंग। जी, थैंक यू वेरी मच।